धातु कर्म। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है धातु कर्म, मेटलर्जी। धातु कर्म क्या होता है? किसी भी अयस्क से धातु को अलग करने में जितने भौतिक रासायनिक प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं उन सभी प्रक्रमों को या पदों को सामूहिक रूप से मिलाकर धातु कर्म कहते हैं। जैसे धातु कर्म में मुख्य रूप से अयस्क का सांद्रण होता है, धातु का निष्कर्षण होता है और धातु का शोधन। सांद्रण की कई विधियां हैं, निष्कर्षण में भी कई प्रक्रम हैं, जैसे निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, और उसके बाद धातु का शोधन। जो ये अर्थ क्रस्ट है भूपर पटी, इस भूपर पटी में तत्व की प्रचुरता क्या होती है, कौन कौन से तत्व किस मात्रा में पाए जाते हैं, तो भूपर पटी में तत्व भारानुसार की प्रतिशत मात्रा है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है 49.2%, उसके बाद सिलिकॉन होता है 25.7%, एल्यूमिनियम होता है 7.5%, आयरन 4.2%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.4%, पोटेशियम 2.3%, मैग्नीशियम 2.3%, हाइड्रोजन 1% और अन्य तत्व 2.2%। यानी सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी के अंदर सिलिकॉन है। और पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये जो तत्व होते हैं ये प्रकृति में दो रूपों में पाए जाते हैं, एक होता है मुक्त रूप और एक होता है संयुक्त रूप। मुक्त रूप मतलब तत्व उसी रूप में प्रकृति में पाया जाता है, उपलब्ध रहता है, उसको हम लोग मुक्त रूप कहते हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये मुक्त रूप में पाए जाते हैं, किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक नहीं बनाते। और दूसरा जो रूप तत्व का होता है संयुक्त रूप होता है, कंबाइंड स्टेट होता है। संयुक्त रूप का मतलब होता है कि वह तत्व दूसरे तत्व के साथ मिल करके और कोई ना कोई यौगिक बना लेता है। जैसे वह क्लोराइड के रूप में हो सकता है, कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, सल्फेट के रूप में हो सकता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में हो सकता है, सल्फाइड के रूप में हो सकता है, ऑक्साइड के रूप में हो सकता है। तो यह संयुक्त रूप होगा। तो अधिकांश तत्व संयुक्त रूप में पाए जाते हैं क्योंकि ये क्रियाशील होते हैं। जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, लेड है, जिंक है, ये सब हमारे संयुक्त रूप में पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये तत्व प्रकृति में मुक्त रूप में भी पाए जाते हैं और संयुक्त रूप में। धातु कर्म को जानने से पहले कुछ शब्दावली है, उन शब्दावलियों को देखना होगा। जैसे खनिज, खनिज किसे कहते हैं? तो कोई भी तत्व या कोई भी धातु पृथ्वी के अंदर संयुक्त अवस्था में जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी के अंदर
Al2O3 into 2S2O ये बॉक्साइट कहलाता है, इसके रूप में पाया जाता है। Al2O3 into S2O डायस्पोर इस रूप में भी पाया जाता है। कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है, कापर CuFeS2 के रूप में, लेड PbS के रूप में। तो इस तरह से ये इन तत्वों का, धातुओं का संयुक्त रूप है और पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये खनिज कहलाते हैं। अगला चीज है अयस्क, ओर। अयस्क किसे कहते हैं? तो जो धातु है, एक ही धातु पृथ्वी के अंदर उसके कई खनिज हो सकते हैं, कई रूपों में पाया जा सकता है। उन खनिजों में से ऐसा खनिज जिसके द्वारा कम लागत लगाकर आसानी से अधिक मात्रा में धातु को प्राप्त किया जा सकता है, वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। यानी किसी धातु के जितने खनिज होते हैं सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, उसमें से कोई एक या दो ऐसे होंगे जो उसके अयस्क कहलाएंगे। यानी उस खनिज से हम कम लागत लगाकर अधिक मात्रा में आसानी से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसके बाद अगला चीज है आधात्री। आधात्री या गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। तो जमीन के अंदर से हम जो अयस्क या खनिज को बाहर निकालते हैं, तो उस खनिज या अयस्क में कंकर पत्थर, चूना पत्थर, धूल, कण, मिट्टी आदि की, बालू आदि की अशुद्धियां मिली रहती हैं। उन अशुद्धियों को कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स या गैंग। अयस्क में उपस्थित धूल, कण, मिट्टी, कंकर पत्थर आदि अशुद्धियां अधात्री कहलाती हैं। अब इसके बाद कुछ धातु और उनके अयस्क दिए गए हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे एल्युमिनियम धातु है, तो एल्युमिनियम के खनिज तो बहुत हैं, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, क्रायोलाइट, चीनी मिट्टी, एलुनाइट, अभ्रक, माइका, ये सब जो है एल्युमिनियम के खनिज हैं। लेकिन उन सब में इसका उचित अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग बॉक्साइट से आसानी से करेंगे, कम लागत लगेगा, अधिक मात्रा में हमको प्राप्त होगा। Al2O3 into 2S2 बॉक्साइट। उसी तरह आयरन के अयस्क हेमेटाइट, Fe2O3, Fe2O3 into FeO या इसको Fe3O4 भी कह सकते हैं। इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। FeS2 आयरन पायराइट कहलाता है, ये इसके अयस्क हैं। कैल्शियम होता है आपका जिप्सम, CaSO4 into 2S2O। संगमरमर या चूना पत्थर CaCO3। फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 ये भी होता है। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड होता है, ZnS। कॉपर का कॉपर पायराइड CuFeS2 और CuCO3 into COH2 मैलेकाइट कहलाता है। लेड का अयस्क गैलेना होता है, PbS। सिल्वर का अयस्क Ag2S AgCl होता है। Ag2S को सिल्वर ग्लांस कहते हैं और AgCl को हार्न सिल्वर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं धातुओं के। अब हम लोग आते हैं अपने धातु कर्म पर, जिसका पहला टॉपिक है अयस्क का सांद्रण। तो हमने अयस्क प्राप्त कर लिया, चुनाव कर लिया कि हमारा इस धातु के लिए उचित अयस्क कौन सा है। अब उस अयस्क से हम धातु को निष्कर्षित करेंगे, अलग करेंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया आती है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्क में उपस्थित कुछ घुलनशील अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क में तमाम अशुद्धियां होती हैं, तो कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो घुलनशील होती हैं, जल में या उचित विलायक में घुल जाती हैं।
तो उन अशुद्धियों को हम अलग करते हैं, दूर करते हैं, जिससे अयस्क की सांद्रता बढ़ जाती है, प्रतिशत मात्रा अयस्क की बढ़ जाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण की 3 मुख्य विधियां हैं। एक है फेन प्लवन विधि, या इसी को झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं, फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें पहला हम लोग फेन प्लवन विधि देखते हैं। फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो सल्फाइड अयस्क होते हैं। किसी भी धातु के सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। फेन प्लवन विधि में क्या होता है, एक टैंक होता है, उस टैंक में जल भर लिया जाता है और उसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को धीरे धीरे डालते हैं और उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट 2-4 बूंद मिलाकर उस टैंक में वायु की मंद धारा प्रवाहित करते हैं। वायु की मंद धारा, जब वायु की मंद धारा प्रवाहित करते हैं, विलयन हिलने लगता है और उसमें झाग उत्पन्न होता है। जो हमारा अयस्क होता है वह झाग के रूप में ऊपर आने लगता है, फिर अयस्क झाग के रूप में बाहर आने लगता है। उसको हम लोग एकत्रित कर लेते हैं और जो अशुद्धियां होती हैं इसी टैंक में नीचे बैठ जाती हैं, मड के रूप में, कीचड़ के रूप में। इस तरह से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अगर इसको लिखना हो फेन प्लवन विधि कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एक टैंक में जल भरकर उसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को डालकर उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट मिलाकर वायु की मंद धारा प्रवाहित करने पर सल्फाइड अयस्क झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, जिसे एकत्रित कर लेते हैं तथा अशुद्धियां टैंक में नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। अब एक प्रश्न और बनता है कि यहां पर चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट क्यों मिलाते हैं। बच्चों, जो चीड़ का तेल है, यह चीड़ का तेल इसमें इसलिए मिलाते हैं कि चीड़ का तेल विलयन के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग बनाने में सहायता करता है। अर्थात चीड़ का तेल फेनक का कार्य करता है, फेन बनाने में मदद करता है, इसलिए इसको फेनक कहते हैं। पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट क्या काम करता है, इस टैंक में अयस्क के छोटे छोटे कण इधर उधर बिखरे रहते हैं, उन कणों को यह खींच खींच कर इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके झाग में भेजता है। यानी यह संग्राहक का कार्य करता है, कलेक्टर का, यानी अयस्क के छोटे छोटे कणों को एक्युमुलेट करता है, एकत्रित करता है। इसलिए पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट संग्राहक कहलाता है और चीड़ का तेल फेनक कहलाता है। इस तरह से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हो जाता है। दूसरी विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि जो भारी अयस्क होते हैं उन अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि एक रैक होता है, इस रैक पर कई खाने बने होते हैं, यहां पर बारीक पिसा हुआ अयस्क रहता है और यहां से जल की मंद धारा इस पर हम प्रवाहित करते हैं। तो जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो जल के साथ बह करके नीचे आ जाती हैं और जो भारी अयस्क होते हैं इसी खानों पर, रैक पर एकत्रित रह जाते हैं, उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। या दूसरी विधि ये है कि नाली होती है सीमेंटेड, उसमें पानी धीरे धीरे बहता रहता है, उस बहते हुए जल में बारीक पिसे हुए अयस्क को धीरे धीरे गिराया जाता है,
जिससे भारी अयस्क उस नाली में नीचे बैठते जाते हैं और हल्की अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती है। फिर हम लोग अयस्क को निकाल लेते हैं उसमें से। इस तरह से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण हो जाता है। तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। चुंबकीय पृथक्करण विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक पदार्थ चुंबकीय हो, तब उसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ रोलर होता है और इस पर पट्टा लगा रहता है। यह ऐसे मूव करता है, घूमता रहता है और बारीक पिसते हुए अयस्क को इस पट्टे पर ऊपर से गिराते हैं। यहां शक्तिशाली चुंबक है, तो जब ये रोलर पहिया नीचे की ओर घूमता है तो जो इसमें अचुंबकीय पदार्थ होता है वह तो सीधे नीचे गिर जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ। लेकिन जो इसमें चुंबकीय होगा वह इस चुंबक के द्वारा आकर्षित रहेगा और इधर आकर के गिरेगा। तो इस तरह से चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो चाहे अयस्क चुंबकीय हो या अशुद्धि, तब उसका सांद्रण हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया है धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, ये तीन प्रक्रियाएं होती हैं। निस्तापन किसे कहते हैं? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम किंतु उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन करने से जो अयस्क में नमी होती है, जल होता है, वो बाहर निकल जाता है, या फिर हाइड्रोक्साइड अयस्क होता है तो उसका अपघटन हो जाता है, या कार्बोनेट अयस्क होता है तो उसका अपघटन हो जाता है, जैसे यहां। इसके बाद भर्जन होता है। भर्जन निस्तापन का उल्टा है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है और वही क्रिया जब वायु की उपस्थिति में कराते हैं तो वह क्रिया कहलाती है भर्जन। एक ही अयस्क का निस्तापन और भर्जन दोनों नहीं किया जाता है। सामान्यतः या तो निस्तापन करना पड़ता है या भर्जन। तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम किंतु उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे कॉपर पाराइड का भर्जन है। कॉपर पाराइड CuFeS2 सूत्र होता है। इसका भर्जन करते हैं तो कौन कौन सी क्रिया होती है भर्जन में? कॉपर पाराइड में सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं, तो सल्फर वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। जो आर्सेनिक होता है यह भी वायु से क्रिया करके आर्सेनियस ऑक्साइड, वाष्पशील ऑक्साइड बना लेता है, यह भी बाहर निकल जाता है। जो कॉपर पाराइड होता है यह वायु से क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में टूटता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जो यह क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड होता है यह पुनः वायु से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड बना लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर निकल जाती है। यानी कॉपर पाराइड के भर्जन में यह क्रिया होती है। अलग से आप लोगों से पूछ देता है भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो भर्जन की परिभाषा लिखेंगे और कम से कम कॉपर पाराइड का उदाहरण अभिक्रिया सहित आप याद रखेंगे। इसके बाद अगली प्रक्रिया होती है प्रगलन। अगली प्रक्रिया है प्रगलन। भर्जन के बाद हम लोग प्रगलन करते हैं, स्मेल्टिंग। प्रगलन क्या होता है? चाहे निस्तापित चाहे भर्जित अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाया जाता है। गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। प्रगलन की क्रियाएं सामान्यतः वात्या भट्टी में होती हैं।
और निस्तापन और भर्जन की क्रिया सामान्यतः परावर्तनी भट्टी में होती है। भट्टी आप लोगों को आगे पढ़ना है इंटरमीडिएट क्लास में। तो यहां जैसे प्रगलन है हेमेटाइट का, तो Fe2O3 इसमें कोक मिलाया है या कोक उसके साथ गर्म कर रहे हैं, तो यह आयरन में अपचयित हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। यह कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जो है हेमेटाइट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और गलित आयरन, इस तरह से यहां पर गलित आयरन हमको प्राप्त होता है। गालक, यहां पर एक शब्द आया है, गालक किसे कहते हैं? फ्लक्स। गालक वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलित अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है, उसे गालक कहते हैं। गालक दो प्रकार का होता है, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। यह अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर प्रगलन के समय जो हम अयस्क ले रहे हैं उस अयस्क में अगर अम्लीय पदार्थ की अशुद्धि है तो वहां क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं, और यदि पदार्थ हमारा अशुद्धि क्षारीय है तो वहां अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। और ये गालक अशुद्धि से क्रिया करके क्या बना लेता है? गलित अशुद्धि बनाता है, उसको धातुमल कहते हैं, स्लैग। वह गलित धातु के ऊपर एक परत के रूप में तैरता रहता है, उसे हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड सिलिका है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्षारीय गालक है, सिलिका अम्लीय अशुद्धि है, तो अम्लीय अशुद्धि के लिए क्षारीय गालक यह क्रिया करके मैग्नीशियम सिलिकेट बनाता है, धातुमल। या अगर क्षारीय अशुद्धि है कैल्शियम ऑक्साइड या CaCO3 की, तो वहां पर सिलिका लेते हैं गालक के रूप में, अम्लीय गालक। तो क्षारीय अशुद्धि है तो अम्लीय गालक, और यहाँ कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है धातुमल। इस तरह से गालक का प्रयोग करके हम लोग अवर्णीय अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। धातु कर्म में लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था धातु का शोधन। हम लोगों ने धातु निष्कर्षण में अंतिम प्रक्रिया प्रगलन करके धातु को प्राप्त कर लिया था, गलित धातु। अब धातु जब प्राप्त हो गया तो धातु का शोधन करेंगे। वैसे तो धातुओं के शोधन की तमाम विधियां हैं, लेकिन जो इसकी मुख्य विधि है वह है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसके अलावा जैसे दंड विलोडन विधि है, खरपरीकरण विधि है, इन विधियों द्वारा भी धातुओं को शुद्ध किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी विधि, आधुनिक विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होता है? एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं और इसमें जिस धातु का शोधन करना होता है वह अशुद्ध धातु होती है, उस अशुद्ध धातु का हम लोग एनोड बनाते हैं। उस अशुद्ध धातु का एनोड, और उसी पदार्थ के शुद्ध धातु का छड़ लेकर के हम लोग उसको बना लेते हैं कैथोड। और उसी धातु का कोई लवण होता है, उसका जलीय विलयन इस सेल में भर देते हैं, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। सपोज करिए कापर धातु का शोधन करना है, तो जो कापर धातु का शोधन करना है उसकी छड़ हम ले लेंगे, वह अशुद्ध कापर हो जाएगा एनोड, और शुद्ध कापर धातु की पतली छड़ ले लेंगे, वह बन जाएगा कैथोड, और कापर सल्फेट का जलीय विलयन भर लेंगे जो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन की क्रिया कराएंगे तो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। एनोड जो होगा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होगा, गलता जाएगा। जैसे अगर कापर का शोधन है तो एनोड पर क्या होगा कि कापर जो है कापर आयन में ऑक्सीकृत होकर विलयन में जाएगा, और उस विलयन में से कापर आयन कैथोड पर जो शुद्ध धातु है, तो इस कैथोड पर कापर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कापर धातु में अपचयित हो जाएगा।
तो जितना भाग कैथोड का विलयन में डूबा होगा उतने भाग पर शुद्ध धातु की पतली परत एक समान रूप से चढ़ जाती है और इस तरह से हमारा शुद्ध धातु आ जाता है कैथोड पर और अशुद्धियां एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती है। इस तरह से धातु का हम लोग विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा शोधन कर लेते हैं। लगभग 99.9% शुद्ध धातु हमको यहां से प्राप्त होती है। इसके बाद निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं तो ये परावर्तनी भट्ठी है। परावर्तनी भट्ठी में निस्तापन और भर्जन की क्रिया कराई जाती है। परावर्तनी भट्ठी अग्निसह ईंटों की बनी हुई भट्ठी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्नि स्थल, चूल्हा और चिमनी। अग्नि स्थल पर ईंधन को रख करके जलाया जाता है और चूल्हा पर हमारा घान होता है, अयस्क होता है और चिमनी द्वारा व्यर्थ गैसें निकलती है। यहाँ पर हापर है, इसकी सहायता से अयस्क को गिराते हैं। यहाँ ट्वियर है, ट्वियर का मतलब खिड़की लगी हुई है। जब हमको निस्तापन की क्रिया करानी रहेगी यानी अयस्क को गर्म करना होता है उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, तो यहां पर हम लोग ट्वियर की खिड़कियों को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ट्वियर की खिड़की जब बंद हो जाएगी तो बाहर से वायु प्रवेश नहीं करती है, तो यह वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया हो जाती है यानी निस्तापन। और जब भर्जन करना होता है तो ट्वियर की खिड़कियों को खोल देते हैं, वायु प्रवेश करने लगती है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया हो जाती है, तो वह क्रिया कहलाती है भर्जन। यानी भर्जन और निस्तापन दोनों क्रिया हम लोग इस परावर्तनी भट्ठी में करते हैं। और उसके बाद जो प्रगलन की क्रिया हम लोगों ने पढ़ा है, प्रगलन की क्रिया वात्या भट्ठी में किया जाता है। यह जो वात्या भट्ठी होती है यह चिमनी के आकार का होता है, लगभग 50 मीटर ऊंची होती है यह, और इसमें यह वाला भाग आपका देखिए और ये आपका निचला भाग है, ये ऊपर का भाग है। ऊपर का भाग बॉडी कहलाता है और नीचे का भाग ये आपका तल है, चूल्हा है। क्या होता है, ऊपर से अयस्क को हम गिराते हैं, यहाँ ट्वियर होता है, ट्वियर के द्वारा गर्म गैस प्रवाहित किया जाता है और मिश्रण जैसे जैसे नीचे की ओर आता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसमें 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप होता है और अलग अलग ताप रेंज में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। इसमें कई जोन होता है, अलग अलग ताप पर अलग अलग क्रिया होती है। अंत में हमको क्या मिलता है कि नीचे जो है गलित धातु प्राप्त होता है और उस गलित धातु में जो हम गालक मिलाए रहते हैं तो अशुद्धियों से क्रिया करके धातुमल बना लेता है। धातुमल गलित धातु के ऊपर हल्का होने के कारण तैरता रहता है, तो धातुमल को अलग निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और गलित धातु को अलग निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, यानी वात्या भट्ठी में प्रगलन की क्रिया होती है। इसके बाद संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, वायु या नमी की उपस्थिति में या रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे की वस्तुएं हैं, आपके घर में खुरपा है, फावड़ा है, कुदार है, बरसात के दिनों में काम करके उसको रख दीजिए, कुछ दिन के बाद अगर उसको आप उठाएंगे तो देखेंगे उस पर जंग लगा रहता है। या आपके घरों में जंगले हैं, उस पर लोहे का लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है, लोहे की खिड़कियां है, उस पर पेंट न चढ़ाया जाए, कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया एक प्रकार का क्या है, संक्षारण है। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पॉलिश चढ़ाते हैं, चाहे ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, तो मूर्छा नहीं पकड़ता है, जंग नहीं पकड़ता है। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग उस पर पेंटिंग पॉलिश करते हैं। इस पॉलिश करने में कम क्रियाशील धातु का उस पर परत चढ़ाया जाता है जो अधिक क्रियाशील धातु की सुरक्षा करती है। अगर लोहे की चादरों पर
जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाए। लोहा जो है जिंक से अधिक क्रियाशील है, जिंक लोहा से कम क्रियाशील है। तो लोहे की चादरों पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना, यह क्रिया कहलाता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। और संक्षारण से बचाने के लिए यदि लोहे की चादरों पर टिन धातु या टिन की पतली परत चढ़ाई जाए तो वह क्रिया कहलाती है टिनीकरण यानी टिनिंग। तो लोहे की चादरों पर जिंक और टिन धातु की पतली परत हम चढ़ा करके संक्षारण से बचा सकते हैं, और जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण और टिन धातु की पतली परत चढ़ाना टिनीकरण कहलाता है। इस तरह से धातु और अधातु चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए। इसमें जो भी कठिनाई होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।